जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 21 नवंबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। सो गाइज, आप में से जो भी स्टूडेंट यूबीपीसीएस, बीपीएससी या राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो ये ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच है जिसको ज्वाइन कर लीजिएगा दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है और हर एक स्टूडेंट पर प्रॉपर ध्यान दिया जाता है। फिर आज के ये टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग कवर करने वाले हैं और हमारे इंस्टाग्राम के पेजेस को और टेलीग्राम के चैनल्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। सो गाइस, इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव के बारे में जिसका नाम है दूध महाराज। ये गांव जो है वो अब इंटरनेशनल स्टेज पे छा गया है एंड थैंक्स टू यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन इनके बेस्ट टूरिज्म विलेज अपग्रेड प्रोग्राम के रिकॉग्नाइजेशन के कारण। तो यानी कि इस गांव को जो है वो बेस्ट टूरिज्म विलेज अपग्रेड प्रोग्राम का दर्जा मिला है। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये फैक्ट तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। अब ये दूध महाराज जो है उनको ये रिकॉग्नाइजेशन जो मिला, ये पहचान जो मिली है, ये एज अ पार्ट ऑफ 260 एप्लीकेशंस थी। मतलब 60 से ज्यादा कंट्रीज ने 260 एप्लीकेशंस जो है वो डाली थी। और इसका मतलब यह है कि दूध महाराज का कल्चरल और नेचुरल रिचनेस पूरे दुनिया भर का अटेंशन ग्रैब कर चुका है। अब UNWTO जो है इसकी मदद से यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में काफी इंप्रूवमेंट आएगा। अमेजिंग बात यह है कि इससे सस्टेनेबल इको टूरिज्म हब बनाने की तैयारी की जा रही है। यानी कि इसको अगर हम हब बना देंगे, इको टूरिज्म, सस्टेनेबल इको टूरिज्म हब अगर क्रिएट कर देंगे तो इससे इंस्पायर होकर दूसरे गांव भी जो है वो भी ऐसी अप्रोच लाकर अपनी पहचान इंटरनेशनल लेवल तक जो है वो लेकर जाएंगे और एक हेल्दी कंपटीशन हम लोग को गांव के बीच में देखने को मिलेगा। सो अब बात करते हैं लोकेशन की एग्जैक्टली। तो दूध महाराज गांव एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कंगेर वैली नेशनल पार्क, याद रखना कांगेर वैली नेशनल पार्क कहां पर है? छत्तीसगढ़ के अंदर है। तो इसके अंदर सिचुएटेड है ये। यहां पर बहुत बेहतरीन जैव विविधता हम लोग को देखने को मिलती है। घना जंगल है, खूबसूरत नदियां यहां पर है और फेमस गुफाएं जैसे कि कुतुम बसर और कैलाश की गुफाएं यहां पर हम लोग को देखने को मिलती है। ये स्टैलेग्माइट्स और स्टैलेसाइट्स के लिए पॉपुलर है। ये स्टैलेग्माइट और स्टैलेसाइट ये एक टर्म हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है ज्योग्राफी में, जिसके बारे में आप पढ़ते हैं। तो मुझे बता सकते हैं कि स्टैलेग्माइट्स और स्टैलेसाइट्स होते क्या हैं एक्चुअल में? मतलब आपको तो देखो यार, सिंपल सी चीज़ है, आपको ऑलरेडी पता है। ये केव्स के अंदर ये अंडरग्राउंड जो रहता है जिसको क्रास्टोग्राफी हम लोग जो है वो जनरली ज्योग्राफी के अंदर कहते हैं, तो उसका ये एक पॉपुलर फीचर है। तो इसको थोड़ा सा डिफाइन अगर आप कर पाए तो नीचे कमेंट बॉक्स पे करिएगा अगर आपने पढ़ा है। तो नहीं पढ़ा है तो हमारी जनरल स्टडीज़ की क्लासेस ज़रूर ज्वाइन करिए क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अक्सर एग्जामिनेशन में आते हैं और इसकी बेसिक जानकारी तो आपको होनी ही चाहिए इन सब टर्म्स की। सो अब आते हैं वापस टॉपिक पे। तो यहाँ पे इस गांव में आपको कैंपिंग, बर्ड वॉचिंग, ट्रैकिंग, कायाकिंग जैसे एडवेंचर एक्टिविटीज का मजा आप लोग ले सकेंगे। और इवन जो लोग जो है नेचर लवर है तो उनके लिए यहाँ मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट एक ट्रीट है जिसमें साल, टीक और बैम्बू सबसे ज्यादा मात्रा में हम लोग को देखने को मिलते हैं। इस गांव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के लोग धुरवा ट्राइब, ये नाम याद रखना, धुरवा ट्राइब जो गोंड ट्राइब का ही एक सब ग्रुप है। तो यहां पर धुरवा ट्राइब ज्यादा देखने को मिलती है। ये इस गांव की खासियत है। ये लोग नेचर के साथ डीपली कनेक्टेड हैं। यहां आपको होम स्टे का एक्सपीरियंस भी मिलेगा जहां आप लोकल क्यूजीन यानी कि वहां पर खाना, जो लोकल खाना है वो खा सकेंगे। और इवन वहां पर जो लोग जो क्राफ्ट्स वगैरह बनाते हैं तो उनको भी जो है आप देख सकेंगे। और इस गांव में बैम्बू राफ्टिंग और गाइडेड टूर्स करवाने के लिए युवाओं को ट्रेन किया जा रहा है। मतलब टूरिज्म के साथ लोगों को यहां पर जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी जिससे उनकी आजीविका इंप्रूव होगी, लाइवलीहुड इंप्रूव होगी। और आपको बता दें कि दूध महाराज के एडवेंचर टूरिज्म कैटेगरी में पहले भी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से रिकॉग्नाइजेशन मिल चुका है। मतलब कि ये एडवेंचर टूरिज्म कैटेगरी में ऑलरेडी पहले से शामिल है। अब UNWTO की मदद से यहाँ का टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट और भी बेहतरीन होगा, इंप्रूव होगा। छत्तीसगढ़ सरकार भी रोड और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बेटर कर रही है।
साथ ही यहां के लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को ग्लोबल लेवल पे प्रमोट किया जा रहा है। कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि UNWTO के रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के बारे में। ये प्रोग्राम गांव क्षेत्रों में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करता है और डीपॉपुलेशन को टैकल करता है कि लोग जो है वो गांव छोड़कर जो है वो शहर में शिफ्ट ना हो। माइग्रेशन की प्रॉब्लम जो है उसको भी टैकल करता है ये, क्योंकि देखो अगर गांव में ही उनको। अब जो टॉपिक है बहुत ध्यान से सुनना, सिविल सर्विसेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपहोल्डिंग सिविल सर्विसेज इंटीग्रिटी, ये टॉपिक का टाइटल आज आया है इस आर्टिकल का। और ना ही सिर्फ यूपीएससी पीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि एक सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स की सोच को भी ये शेप करेगा। आइए बात करते हैं सबसे पहले एक रीसेंट न्यूज़ के बारे में जो हम सबको सिखाती है कि एथिक्स और रूल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो रीसेंट न्यूज़ में केरला के 2 IAS ऑफिसर को सस्पेंड किया गया। किस पर्पस के लिए? कि उन्होंने ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1968 का उल्लंघन किया। एक ऑफिसर पे सोशल मीडिया पर सीनियर कलीग के अगेंस्ट रिमार्क देने का आरोप लगा और दूसरे पे एक रिलीजन बेस्ड व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का। यह केस हमारे समझने के लिए परफेक्ट है कि रूल्स और इंटीग्रिटी कैसे हावी होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। कंडक्ट रूल्स के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो हर सिविल सर्वेंट को फॉलो करने होते हैं वो क्या क्या है? तो सबसे पहला प्रोविजन, एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिक्स एंड इंटीग्रिटी हर ऑफिसर के लिए जरूरी है। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं, ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन इटसेल्फ अपनी पर्सनालिटी को ऐसे बनाओ कि आप बिल्कुल एथिकली साउंडेड हो, कि आपको किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी है, सबको प्रोफेशनली जो है वो ट्रीट करना है। मतलब फैमिली मेंबर को छोड़ के, यार फैमिली मेंबर के साथ थोड़ी बहुत मस्ती चलती है, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स जब भी आप अपने फ्रेंड से मिलो ना या बाहर किसी से मिलो, तो योर पर्सनालिटी शुड रिफ्लेक्ट लाइक एन ऑफिसर। ऐसे छपरियों की तरह पर्सनालिटी नहीं दिखनी चाहिए कि करते रहो सिविल सर्विसेज की तैयारी बट दिख बिल्कुल अपनी बॉडी लैंग्वेज से और अपने बातचीत से बिल्कुल छपरी लग रहे हो, राइट? नो, नॉट लाइक दैट। यू हैव टू बी वेरी मच सीरियस व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। आपको जो है वो अपने आप को एक ऑफिसर की तरह जो है वो रखना है कि ऑफिसर कैसे रहता है। जब आप वैसा करने लगोगे तो ऑटोमेटिकली एक दिन ऑफिसर बन जाओगे। नेक्स्ट, इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी और ट्रांसपेरेंसी। ये कहा जाता है सिविल सर्वेंट्स को, आपको पॉलिटिकल न्यूट्रल रहना है और जब भी आप कोई डिसीजन लो तो आप ट्रांसपेरेंट रहो हर चीज के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की सुप्रीमेसी। हर ऑफिसर का फर्ज है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को बरकरार रखे, क्योंकि ये हमारी डेमोक्रेसी की बैकबोन है। तीसरा पॉइंट, पब्लिक मीडिया के साथ एंगेज करना। मीडिया में इन्वॉल्वमेंट सिर्फ ऑफिशियल काम के लिए अलाउड है, ये चीज याद रखना। गवर्नमेंट पॉलिसीज का आप क्रिटिसिज्म मीडिया में नहीं कर सकते, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। और ये जब पॉइंट्स है ना, ये आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करना शुरू करो, जिससे आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी कि सिविल सर्वेंट्स कैसे रहते हैं। रिस्ट्रिक्शंस ऑन लीगल और मीडिया अपील्स, बिना गवर्नमेंट की अप्रूवल के कोर्ट या मीडिया का सहारा लेना अलाउड नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने, ये कंडक्ट रूल्स हैं। बट इन रूल्स को लागू करने के लिए काफी सारे चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहले तो सोशल मीडिया गाइडलाइंस का एब्सेंस। कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं है, इस वजह से एम्बिग्विटी बढ़ जाती है। मतलब कि मतलब जो ऑफिसर होते हैं उनको पता ही नहीं है कि उनको सोशल मीडिया में क्या डालना है क्या नहीं डालना है। डूज और डोंट्स ये स्पेसिफाइड नहीं है। सेकंड और बहुत इंपॉर्टेंट, अनबिकमिंग कंडक्ट का ब्रॉड स्कोप। जैसे बोलते हैं ना बिकमिंग एन ऑफिसर, और दूसरा है अनबिकमिंग एन ऑफिसर, राइट? एक तो आप तैयारी कर रहे हो टू बिकम एन ऑफिसर, यस। दूसरा क्या होता है, ऑफिसर बनने के बाद अनबिकमिंग एन ऑफिसर, कि उसकी क्वालिटी रहे ऑफिसर लाइक है नहीं, अब वो सस्पेंड होने की कगार में। तो अनबिकमिंग कंडक्ट यानी कि ऐसी कुछ चीजें आप करोगे जिसके कारण आप सस्पेंड हो सकते हो। तो ये अनबिकमिंग कंडक्ट, ये टर्म प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है और इसका मिसयूज काफी आसानी से होता है। तीसरा है पावर डायनेमिक्स इन्फोर्समेंट में, लागू करने में इन सब रूल्स को पावर डायनेमिक्स है। कई बार जूनियर ऑफिशियल्स के लिए बहुत इश्यूज बन जाता है बायसनेस का और आर्बिट्ररीनेस का। कई बार सीनियर ऑफिशियल जो है वो जानबूझकर अपनी खुद की इच्छा से, अगर वो किसी को पसंद नहीं करते जूनियर ऑफिशियल को,
तो उनके ऊपर दबाव डालते हैं या उनके ऊपर आरोप लगा देते हैं कि इन्होंने ये कंडक्ट का जो है वो उल्लंघन किया है। अब सिविल सर्विसेज का डेमोक्रेसी में क्या रोल है, ये मेंस में आप लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जानते हैं सिविल सर्विसेज का एक इंपॉर्टेंट रोल है जो हमारी लोकतंत्र को, जो हमारी डेमोक्रेसी को मजबूत करता है। सबसे पहला है पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। पॉलिसी बनाना और उसको इंप्लीमेंट करने का काम होगा आने वाले समय में आप लोगों का। सो सिविल सर्वेंट पॉलिसी बनाने और उसे इंप्लीमेंट करने में बैकबोन का काम करते हैं। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन। कई बार ऐसा भी होता है कि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने की, विवाद को खत्म करने की। जैसे कि आप अपने घर पर भी कई बार ऐसा होगा कि आप अपने घर पर जो है वो कोर्ट जो है वो लगाएंगे, जन सुनवाई जिसको हम लोग बोलते हैं। तीसरा, स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। पॉलिटिकल चेंजेस के बीच गवर्नेंस का स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि कई बार पॉलिटिकल चेंज होता है ना, कि सरकार जब बदलती है, तो ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि स्टेबिलिटी मेंटेन करना सिविल सर्वेंट्स का। अगर कभी किसी ऑफिसर पर एक्शन लिया जाए तो आपको पता है कि आर्टिकल 311 उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो आर्टिकल 311 स्टार मार्कर अनुच्छेद है जो आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। पहला पॉइंट, डिसमिसल एंड रैंक प्रोटेक्शन। डिसमिस या डिमोट करने की अथॉरिटी सिर्फ सीनियर ऑफिशियल्स के पास होती है। दूसरा, इंक्वायरी रिक्वायरमेंट्स। कोई भी एक्शन बिना इंक्वायरी के नहीं लिया जा सकता। मतलब साफ है कि जब सिविल सर्वेंट्स को धमकी मिलती है कि रुक तेरी तो वर्दी उतरवा दूंगा मैं, तो ऐसे नहीं उतरती है वर्दी। सिविल सर्वेंट्स को प्रोटेक्शन दी गई है आर्टिकल 311 के तहत कि इंक्वायरी होगी, उसके बाद ही कुछ एक्शन जो है वो लिया जाएगा। सो गाइज, आगे के लिए कुछ ज़रूरी रिफॉर्म्स और सजेशंस हैं जो सिविल सर्विसेज इंटीग्रिटी को और स्ट्रॉन्ग करेंगी। सुनिए बहुत ध्यान से। पहला, सोशल मीडिया को लेकर प्रॉपर गाइडलाइंस स्पेसिफाई करना, क्लियर रूल्स बनाना, कि जिससे कि अगर ऑनलाइन कोई भी चीज़ अगर पोस्ट कर रहे हैं सिविल सर्वेंट तो उनको पहले से उसके प्रोज और कॉन्स पता होने चाहिए। दूसरा, अनबिकमिंग कंडक्ट का क्लैरिफिकेशन। पास्ट केसेस के बेसिस पर अब एक ऐसी चीज़ें, एक लिस्ट क्रिएट करो कि जिसके थ्रू ये एग्जाम्पल्स मिल सके सिविल सर्वेंट्स को कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनकी पोस्ट जो है वो जा सकती है या नौकरी खतरे में आ सकती है। तीसरा, रिस्पॉन्सिबल एनोनिमिटी। सोशल मीडिया पर पर्सनल ओपिनियन से बचा जाए, कि कोई भी सिविल सर्वेंट अपना पर्सनल ओपिनियन सोशल मीडिया पे ना डाले, क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्वेंट है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपके क्लियर हुआ होगा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था गाइस ये। अब गाइस हम बात करेंगे एक ट्रांसफॉर्मेटिव टॉपिक के बारे में, वर्कफोर्स फॉर्मलाइजेशन इन इंडिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सिर्फ एक पॉलिसी का मुद्दा ही नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन है जो हमारी जॉब मार्केट, सोशल बेनिफिट और इकोनॉमिक सिक्योरिटी को रीडिफाइन कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। तो ये वर्कफोर्स फॉर्मलाइजेशन है क्या? सबसे पहले समझते हैं कि वर्कफोर्स फॉर्मलाइजेशन होता क्या है। इसका मतलब है जॉब्स का ट्रांजिशन करना फ्रॉम इनफॉर्मल टू फॉर्मल सेक्टर। पॉइंट क्लियर हुआ कि जो इनफॉर्मल सेक्टर्स में है उनको फॉर्मल सेक्टर्स में लेकर आना। मतलब आपको मिलता है फिक्स सैलरी फॉर्मल सेक्टर में, हेल्थ इंश्योरेंस, पेड लीव्स और रिटायरमेंट सेविंग्स। तो एम्प्लॉयर्स के लिए भी ये बेनिफिशियल है क्योंकि उनका एक्सेस बढ़ता है फाइनेंशियल सर्विसेज और लीगल फ्रेमवर्क में। एक और फायदा फॉर्मलाइजेशन से गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यू और इकोनॉमिक प्लानिंग दोनों इंप्रूव होती है। तो इंडिया में अभी भी 85% वर्कफोर्स इनफॉर्मल सेक्टर के हैं। ये लाइन याद रखना, 85% वर्कफोर्स इनफॉर्मल सेक्टर में है। सोच के देखिए, इन्हें ना हेल्थ केयर का एक्सेस है, ना पेंशन का और ना ही जॉब सिक्योरिटी का। वर्कफोर्स फॉर्मलाइजेशन ना सिर्फ इनकी वल्नरेबिलिटी कम करता है बल्कि ट्रांसपेरेंसी लाता है और टैक्स बेस को स्ट्रॉन्ग करता है। तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम वर्कफोर्स को फॉर्मलाइज करेंगे तो पहली चीज तो जो प्रॉब्लम्स वर्कर्स फेस करते हैं वो प्रॉब्लम्स थोड़ी कम होगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, और तीसरा टैक्स बेस स्ट्रांग होगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होगा। और टेक्नोलॉजी जैसे जीएसटी और डिजिटल पेमेंट्स ने तो इस प्रोसेस को और भी तेज कर दिया है।
ईपीएफओ यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये फॉर्मलाइजेशन का एक बैकबोन है। 1952 में स्टार्ट हुआ ये ऑर्गेनाइजेशन आज रिटायरमेंट सेविंग्स, इंश्योरेंस और पेंशन प्रोवाइड करता है। आपको पता है 2017 से 2024 तक 6.91 करोड़ मेंबर्स ने ईपीएफओ ज्वाइन किया है। सिर्फ 2022-23 में ही 1.38 करोड़ नए मेंबर्स ऐड हुए हैं। यह दिखाता है कि लोग फॉर्मल जॉब्स को अब कितना प्रेफर करते हैं। फॉर्मलाइजेशन का इंपैक्ट आपको हर तरफ देखने को मिलेगा। अब ज्यादा युवा फॉर्मल सेक्टर में आ रहे हैं और वुमेन पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, काफी वर्कर्स फंड्स विड्रॉ करने की बजाय ट्रांसफर करते हैं। मतलब अब फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर लोग ज्यादा अवेयर हैं। सोचिए आप। चैलेंजेस भी हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल, हाई कंप्लायंस कॉस्ट की वजह से छोटे बिजनेस फॉर्मलाइज करने से कतराते हैं। रूरल एरियाज, गांव क्षेत्र में डिजिटल डिवाइड और वुमेन के लिए सोशियो कल्चरल बाइसेस भी बड़ी बैरियर्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है गांव क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन के बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं लोगों को, और इवन महिलाओं को जो है वो बाहर निकलने नहीं दिया जाता, राइट, जॉब्स करने के लिए आज भी काफी सारी जगहों पर, स्पेशली रूरल एरियाज। स्किल गैप भी एक बड़ा इशू है। काफी इनफॉर्मल वर्कर्स के पास फॉर्मल जॉब के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स ही नहीं है। गवर्नमेंट भी इस प्रोसेस को एक्सेलरेट कर रही है ई श्रम पोर्टल, उद्यम पोर्टल और स्किल इंडिया मिशन जैसे इनिशिएटिव्स के थ्रू। वर्कर्स और एंटरप्राइज दोनों को फॉर्मलाइजेशन के लिए पुश किया जा रहा है। साथ ही जीएसटी और डिजिटल पेमेंट जैसे टूल्स ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देते हैं। फ्यूचर में क्या करना चाहिए? तो कंप्लायंस कॉस्ट को कम करना होगा, पहला पॉइंट, और बिजनेस के लिए इंसेंटिव्स लाने होंगे कि इनफॉर्मल सेक्टर से वो फॉर्मल सेक्टर की तरफ ट्रांजिट कर सकें। साथ ही एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करना बहुत जरूरी है। जेंडर इंक्लूसिविटी के बिना फॉर्मलाइजेशन अधूरा है, तो ऐसी स्कीम्स डिजाइन करनी पड़ेगी जो वुमेन और अंडर प्रिविलेज ग्रुप्स को भी सशक्त बनाए। फॉर्मलाइजेशन सिर्फ एक इकोनॉमिक गोल नहीं है, इट्स अबाउट क्रिएटिंग अ मोर सिक्योर, इंक्लूसिव एंड कॉम्पिटिटिव इंडिया। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो चेक कर लो कि आपने लाइक का बटन हिट किया है कि नहीं किया, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो यहीं तक था। और एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से जो है वो पूछना चाहूंगा, कोई भी एक स्कीम का नाम जो है वो लिख कर बता दो जो हेल्प कर रही है इंडिया को जो है वो फॉर्मलाइज बनाने में, इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर लाने में। अब गाइज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो ग्रास रूट्स लेवल पर इंडिया की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारिता के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी का रोल हमारी इकोनॉमी और सोशल वेलफेयर में काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए समझते हैं इसके इवोल्यूशन, इसके टाइप्स और इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को। एक बड़ी खबर यह है कि नवंबर 2024 में इंडिया इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ICA ग्लोबल कॉन्फ्रेंस होस्ट कर रहा है। यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रीलिम्स के लिए ध्यान में रखिएगा, PSC में पूछा जा सकता है। यह इवेंट इफ्को और 18 ICA मेंबर्स के कोलैबोरेशन में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये मतलब इसका गोल जो है वो ये है कि कोऑपरेटिव मूवमेंट को ग्लोबल लेवल पर स्ट्रेंथन करना। कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है वो समझते हो ना आप? उसका बेस्ट एग्जांपल है अमूल को देख लो आप। अमूल जो है ये ब्रांड जो है वो कैसे बना? इन्होंने क्या किया, काफी सारे जो मिल्कमैन जो थे उनको एक साथ इकट्ठा किया और फिर एक बड़ी फैक्ट्री जो है वो स्टैब्लिश करी। इनने बोला कि यार अलग अलग मिल्कमैन जो है वो अलग अलग काम करते हैं, तो उससे बेटर है कि सब एक साथ मिलकर काम करें और प्रॉफिट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लें। समझ रहे हो? तो दिस इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसको और फॉर्मल तरीके से समझते हैं कि ये एक ऐसा वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो मेंबर्स की इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल नीड्स को फुलफिल करने के लिए बनाया जाता है। सेल्फ हेल्प और म्यूचुअल असिस्टेंस इसका फाउंडेशन है कि सबकी हेल्प करो और खुद की भी हेल्प करो। बाकी प्रॉफिट ड्रिवन एंटरप्राइज से ये अलग होता है क्योंकि ये कम्युनिटी वेलफेयर को प्रायोरिटाइज करता है, यानी कि उनकी जो कम्युनिटी है उस पर मेनली ये फोकस करता है। प्री इंडिपेंडेंस एरा में कोऑपरेटिव्स का इनफॉर्मल फॉर्म था, जैसे चिट फंड्स और देवराई, ये कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए था। इसको फॉर्मल रिकॉग्नाइजेशन मिला 1904 के कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट के थ्रू।
उसके बाद 1912 में हैंडलूम एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स को इंक्लूड किया गया। इंडिपेंडेंस के बाद 5 ईयर प्लान्स में कोऑपरेटिव को सेंट्रल रोल दिया गया और कुछ मेजर अचीवमेंट्स हैं, जैसे 1963 में नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश हुआ, ये याद रखना है। 1982 में नाबार्ड को बनाया गया। नाबार्ड का कोई मुझे फुल फॉर्म बता सकता है नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर? अभी के अभी वीडियो पॉज करो, लिखो। 2011 में 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टार मार्क, इसने कोऑपरेटिव्स को एक फंडामेंटल राइट बनाया। ये आ सकता है प्रीलिम्स में, याद रखिएगा। अलग अलग प्रकार के गाइस कोऑपरेटिव्स होते हैं इंडिया के अंदर, जैसे कि एक होता है कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव्स, जैसे केंद्रीय भंडार, जो गुड्स रीजनेबल रेट्स पर प्रोवाइड कराता है, यानी कि बहुत कम दाम पर जो है वो सामान प्रोवाइड कराता है। दूसरा है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव्स, ये इस नाम से ही देखो समझ में आ रहा है कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स के लिए रॉ मटेरियल और इक्विपमेंट ये अरेंज करता है। तीसरा है मार्केटिंग सोसाइटीज, जैसे अमूल, जो कलेक्टिव मार्केटिंग इनेबल करता है। मतलब कि अमूल का काम क्या है कि ये जितने भी मिल्कमैन हैं उनको एक साथ इकट्ठा रख कर दिया, उनसे मिल्क लिया और उसकी मार्केटिंग कर रहा है। चौथा है क्रेडिट सोसाइटीज, ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि शहरी क्षेत्रों में कोऑपरेटिव बैंक जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज किनको प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि स्ट्रीट वेंडर्स हुए जिनको बहुत छोटा लोन चाहिए होता है। और पांचवा है फार्मिंग सोसाइटीज, छोटे फार्मर्स को लार्ज स्केल मेथड्स अडॉप्ट करने में ये हेल्प करता है। और छठवा है हाउसिंग कोऑपरेटिव्स, ये अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स डेवलप करने में हेल्प करता है। तो इस प्रकार के कोऑपरेटिव्स जो है वो हमारे इंडिया में हमें देखने को मिलते हैं। अब सरकार की तरफ से काफी सारे इनिशिएटिव लिए गए, तो उसके बारे में अगर हम बात करें, जैसे कि सहकार से समृद्धि इनिशिएटिव, जिसमें हर विलेज को कोऑपरेटिव से जोड़ने का प्लान है। दूसरा है 63,000 PACS, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, इसकी कंप्यूटराइजेशन हो रही है। फिर पैक्स जो है PACS, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, इसको PM कुसुम और PM भारतीय जन औषधि केंद्र के इनिशिएटिव के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो ये सब सरकार ने जो है वो इनिशिएटिव्स लिए हैं, बट अभी भी काफ़ी सारे चैलेंजेस, काफ़ी सारी चुनौतियां, प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं कोऑपरेटिव्स, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी की कमी, इसमें इसको कैसे चलाना है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी है ट्रांसपेरेंसी की। इनको पैसा भी जो है वो लिमिटेड जो है वो मिलता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो इनके पास लिमिटेड है। फिर तीसरा जो है वो सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, यानी कि कई बार अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग जो है वो आते हैं जिनके पास प्रॉपर स्किल्स वगैरह जो है वो नहीं होती हैं, उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं। फिर चौथा है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, कई बार जो है वो पॉलिटिशियंस जो है वो इंटरफियर कर देते हैं, जिसके कारण से ये अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। पांचवा है अवेयरनेस और इंक्लूसिविटी की कमी, कि इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है और काफ़ी सारे लोग जो है वो इसके अंदर मेंबर्स नहीं है। कई बार कम्युनिटी बेस्ड ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है, तो दूसरी कम्युनिटी को फिर इसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो आगे क्या करें? तो जो प्रॉब्लम्स होती है गाइस, वही उसका सोल्यूशन होता है। सबसे पहली जो मेन मैं आपको बताता हूँ, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इसको बेटर बनाना पड़ेगा। वेयर हाउसेज और प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो उसमें स्टैब्लिश करनी पड़ेगी, जिससे सामान इनका खराब ना हो। अब इनोवेशन हब के तौर पर कोऑपरेटिव्स को प्रमोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि भाई कोऑपरेटिव्स जो है वो एक इनोवेशन हब के तौर पर जो है वो प्रमोट किए जाएं। और टूरिज्म और फाइनेंशियल एजुकेशन के न्यू एरियाज में कोऑपरेटिव्स का रोल एक्सपेंड किया जा सकता है, यानी कि टूरिस्ट को जो है वो विजिट करवाया जा सकता है कोऑपरेटिव्स में, और बताया जा सकता है कि कैसे जो है वो ये कोऑपरेटिव्स ऑपरेट करते हैं, तो इनकी इनकम और भी ज़्यादा होगी, अवेयरनेस क्रिएट होगी। सो कोऑपरेटिव्स एक स्ट्रॉन्ग ग्रास रूट मूवमेंट बन सकता है गाइज, अगर हम चैलेंजेस को टैकल करें और अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाएं। तो एग्जाम के लिए टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोऑपरेटिव से रिलेटेड आज की डेट में बहुत ज़्यादा चीज़ें चल भी रही हैं और एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगातार आ भी रहे हैं। लैब ग्रोन मीट, सो गाइज इस टॉपिक को करीब मैंने 2-3 साल पहले जो है वो कवर कराया था। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, तो इस पर हम बात करेंगे। ये दुनिया के फ्यूचर फूड लैंडस्केप जो है वो बदल सकता है, लैब ग्रोन मीट टॉपिक है। ये टॉपिक 9 सिर्फ यूपीएससी पीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, बट ये गेम चेंजर है पब्लिक हेल्थ, एनवायरमेंट और एथिक्स के कॉन्टेक्स्ट में। तो सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं। तो FSSAI,
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो इंडिया की एक टॉप मोस्ट फूड रेगुलेटर है, अब लैब ग्रोन मीट, डेयरी और एग्स के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने पर काम कर रही है। ये इनिशिएटिव पब्लिक हेल्थ, फूड सिक्योरिटी और इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए है। इसका बेनिफिट क्या होगा? तो देश के वो 15 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स जो कल्चर्ड मीट पर काम कर रहे हैं, उन्हें मार्केट में एंट्री मिल सके, वो भी इजीली। तो क्या है ये लैब ग्रोन मीट? इसको आइए हम लोग समझते हैं। न्यूज में तो आपको एक चीज क्लियर हो गई कि FSSAI जो है वो लैब ग्रोन मीट के लिए अपनी पॉलिसीज या फ्रेमवर्क जो है वो तैयार कर रही है। तो लैब ग्रोन मीट होता क्या है? तो ये एक आर्टिफिशियल मीट है जो लेबोरेटरी में ग्रो होता है। इसकी प्रोसेस काफी सिंपल है। सेल्स लिए जाते हैं लाइव एनिमल से या फर्टिलाइज्ड एग से, यानी कि एक एनिमल का सेल ले लिया, इन सेल को एक स्पेशल ग्रोथ मीडियम में न्यूट्रिएंट्स के साथ ग्रो कराया जाता है, यानी कि एक स्पेशल एनवायरनमेंट में इनको ग्रो किया जाता है, और फाइनल में मसल टिश्यूज डेवलप होते हैं जो ट्रेडिशनल मीट जैसा लगता है। ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन, सिंगापुर और इजराइल जैसे देशों में रेगुलेटेड है। मतलब कि जानवर को मारकर काट कर जो है वो मीट नहीं बनाया जा रहा है, उसके एक सेल्स को एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में ग्रो करके जो है वो तैयार किया जा रहा है। एक मेजर एडवांटेज इसका ये है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। सोचो, ट्रेडिशनल मीट के कंपैरिजन में ये 45% लेस एनर्जी कंज्यूम करता है, 99% लेस लैंड यूज करता है और 96% कम ग्रीन हाउस गैस एमिट करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एनिमल्स की स्लॉटर जो है, यानी कि एनिमल्स को जो मारा जा रहा है, उसकी अब जरूरत नहीं होगी इस चीज के बाद, यानी कि अगर पॉपुलर हो जाती है तो लैब ग्रोन मीट, और जो क्रूएल्टी के कंसर्न को जो है वो एड्रेस करेगा कि अत्याचार जो हो रहा है जानवरों के ऊपर, तो उसके कंसर्न को जो है ये एड्रेस करेगा। देखा जाए तो इंडिया में इस रेगुलेशन की काफी ज्यादा जरूरत है पब्लिक हेल्थ, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी और मार्केट डेवलपमेंट के लिए। अगर गाइडलाइंस क्लियर होंगी तो ये सेक्टर पूरे दुनिया भर में कॉम्पिटिटिव बनेगा और एथिकल कंसर्न्स भी एड्रेस होंगे। बिना रेगुलेशंस के इंडिया इस रेस में काफी पीछे रह जाएगा। करंट स्टेटस क्या है इंडिया का? तो इंडिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है, जिसके बारे में आपको पता है। 2023 में मीट एक्सपोर्ट $4.5 बिलियन था हमारा। बफेलो मीट का शेयर इसमें सबसे ज्यादा है, $3.7 बिलियन। इंडियन स्टार्टअप्स अब लैब ग्रोन मीट प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन रेगुलेटरी अप्रूवल्स का इंतजार है। अब कुछ चैलेंजेस भी हैं इस सेक्टर के अंदर, जैसे कि रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, मतलब क्लियर गाइडलाइंस नहीं है, कानूनी गाइडलाइंस बिल्कुल क्लियर नहीं है। दूसरा, मास प्रोडक्शन अभी भी एक चैलेंज है। तीसरा, कल्चर और सोशल फैक्टर्स के कारण लोग हेजिटेट कर रहे हैं। अब लोगों को लग रहा है कि अब जैसे अपन बोलते हैं ना कि इंजेक्शन लगा के जो है वो, आजकल लोग जो है वो, आपको शायद पता होना चाहिए कि जैसे कि जो ब्रॉयलर जो होता है, ब्रॉयलर समझते हो क्या होता है? जो पोल्ट्री में जो है वो चिकन जो है वो बनते हैं पोल्ट्री में, तो बोलते हैं ना कि चिकन को जो है वो इंजेक्शन लगा के जो है वो बनाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, तो ये मत खाओ, देसी चिकन खाओ, है ना, ऐसा बोलते हैं जो लोग खाते हैं। और तो उनका मानना यही है कि भाई केमिकल्स वगैरह हैं। अब जैसे लैब ग्रोन मीट उनको पता लगेगा कि यार ये लैब में बना है, तो उनको तो और डर रहेगा कि इससे कैंसर ना हो जाए, है ना। तो ये एक इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है, लोगों की एक्सेप्टेंस। और इसके अलावा ये प्रोसेस एनर्जी इंटेंसिव भी हो सकती है यार, इसमें एनवायरनमेंट को खतरा भी जो है वो हो सकता है, राइट। और सबसे बड़ा चैलेंज है ट्रेडिशनल मीट इंडस्ट्री का रेजिस्टेंस। भाई जो ऑलरेडी मीट इंडस्ट्री चल रही है, राइट, स्लॉटरिंग हाउसेज उनके सब कुछ उनका बढ़िया चल रहा है, तो वो तो बोलेंगे कि भाई ये क्या मजाक चल रहा है, ये नहीं चाहिए हमें, तो वो भी मना कर रही हैं। तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला स्टेप होगा एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करना, वो बहुत जरूरी है स्टार्टअप्स को रेडी करने के लिए। साथ ही पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चालू करना होगा ताकि लोग इस कंसेप्ट को समझें। बायोटेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना होगा और ग्लोबल बायोटेक फर्म्स के साथ हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं। तो ये सब इस सबसे
ये इंडस्ट्री जो है वो लैब ग्रोन मीट वाली ये थोड़ी ग्रो कर पाएगी। अब अगर एथिक्स के बारे में बात करें तो ये एनिमल वेलफेयर इंश्योर करता है, क्योंकि एनिमल्स की सेक्रीफाइस की जरूरत नहीं होगी, उनके तो एक सेल से ही जो है वो पूरा मीट बन जाएगा। फिर ये एनवायरमेंट में भी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट जो है वो करेगा, और इकोनॉमिक डिसरप्शन का भी एक एस्पेक्ट है जो स्मॉल स्केल फार्मर्स के लिए के लाइवलीहुड पर इम्पैक्ट जो है वो कर सकता है, राइट। तो ये एक इशू है थोड़ा सा छोटा सा, कि किसान जैसे कि जो लोग पशुपालन जो है वो करते हैं, तो लैब ग्रोन मीट का उपयोग अगर किया जाएगा तो ये किसान की अर्निंग जो है उस पर इम्पैक्ट जो है वो डालेगा। सो गाइज, ये लैब ग्रोन मीट एक ऐसा सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है जो इंडिया के लिए सस्टेनेबल ग्रोथ और एथिकल प्रैक्टिसेस का रास्ता खोल सकता है। तो सिविल सर्विसेज के लिए टॉपिक काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और लैब ग्रोन मीट पर आपका कुछ ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, और अपने ओपिनियन ज़रूर लिखा करो। ये आपको हेल्प करेगा आपके दिमाग को खोलने में, सिर्फ सुनना नहीं है आपको बैठ के, एटलीस्ट ट्राई टू डिबेट। नीचे कमेंट्स डालो, दूसरे लोग आपके कमेंट्स पढ़ें, राइट। क्योंकि देखो, आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा अगर आपको ऑफिसर बनना है तो यू हैव टू डू द इनिशिएटिव। और रेगुलरली जो स्टूडेंट्स इनिशिएटिव लेते हैं मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और ऐसा नहीं है कि मैं जानता नहीं हूँ, मुझे पता है कि जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके बाय नेम जो है वो मुझे पता है, मैं जानता हूँ। मुझे 100% भरोसा है कि जो रेगुलर हैं, कमेंट्स करते हैं, एक्टिव रहते हैं, एंगेज करते हैं, तो उनका सिलेक्शन तो ज़रूर होगा ही होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो गाइज, हम बात करने वाले हैं इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट या ईईजे के बारे में। ये एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, पर मैं आपको बहुत इजी तरीके से इस टॉपिक को जो है वो समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान से सुनना। इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट, और ये टॉपिक एग्जाम में आ सकता है, 90% से ज्यादा चांसेस हैं। ध्यान से सुनना। इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट एक नैरो और इंटेंसिव इलेक्ट्रिक करंट है। पहला पॉइंट क्या मिल गया हमको, कि एक इलेक्ट्रिक करंट है जो जियोमैग्नेटिक इक्वेटर के पास फ्लो करता है, लगभग 105 से 110 किलोमीटर की हाइट पर। यह करंट एक तरह का स्पेस वेदर फिनोमेना है जो हमारी मैग्नेटोस्फीयर से क्लोजली रिलेटेड है। समझने की बात यह है कि यह एक तरह का नेचुरल इलेक्ट्रिक वायर है जो सिर्फ इक्वेटर के पास ही फ्लो करता है। तो ये इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट क्या है, ये 105 से 110 किलोमीटर की हाइट पर इक्वेटर के पास जो है वो देखने को मिलता है, एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में हमारे। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। अब सवाल उठता है, ये करंट कौन से काम का है, क्या करेगा ये, और ह्यूमन के ऊपर इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये इसका एक मेजर इंपैक्ट होता है सैटेलाइट्स के ऑर्बिटल डायनेमिक्स पर, यानी कि सैटेलाइट जो घूमती है ना, उस पर ये मेजर इंपैक्ट डालता है। मतलब अगर आपकी सैटेलाइट जियोमैग्नेटिक इक्वेटर के पास है तो ईईजे उसकी ऑर्बिट को स्लाइटली ऑल्टर कर सकता है, मतलब कि उसको चेंज कर सकता है, उसके रास्ते को। इसके अलावा टेरिस्ट्रियल इंप्लीकेशंस भी हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड्स पर डिस्टर्बेंस कर सकता है ये, मतलब जो हमारे पावर ग्रिड्स वगैरह जो होते हैं ना, तो उनको डिस्टर्ब कर देगा, ट्रांसफॉर्मर्स को, ट्रांसमिशन लाइन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इवन पाइपलाइन की एफिशिएंसी पर असर कर सकता है। तो ये थोड़ा सा डेंजरस भी है, इससे बच के रहने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं इंडिया की। तो हमारे देश का जो सदर्न टिप है, पर्टिकुलरली तमिलनाडु और केरल, ये जियोमैग्नेटिक इक्वेटर के बहुत करीब है। इस वजह से ये जो इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट जो हम लोग को देखने को मिलता है, ये काफी स्ट्रांग होता है साउथ में, तमिलनाडु केरल में। ये स्पेस साइंस रिसर्च के लिए एक प्राइम लोकेशन बन सकता है, और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसको मॉनिटर करने के लिए डेडिकेटेड मिशन प्लान कर रहा है। सो सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से ईईजे जैसे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इस प्रकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक एग्जामिनेशन में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो इस पर आप अच्छे से जो फोकस रखिएगा अपना। और आपके सामने ये क्वेश्चन है, ट्राई करो इसका करेक्ट आंसर देने की कमेंट बॉक्स पर। भारत NCX 2024 के बारे में बात करेंगे, जो इंडिया के साइबर फ्रंटियर को सिक्योर करने से रिलेटेड है। सो आपको पता है कि एक साइबर अटैक सिर्फ एक बटन क्लिक पर देश की सुरक्षा और समाज को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, ये बात आप सभी जानते होंगे।
आज हम बात करेंगे भारत नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज 2024 यानी भारत एनसीएक्स 2024 के बारे में, जो एक ऐसे ही साइबर चैलेंज से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन प्रीलिम्स के लिए। भारत एनसीएक्स 2024 एक नेशनल लेवल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है जो साइबर डिफेंस ट्रेनिंग और लाइव सिमुलेशन पर फोकस करती है। ये एक्सरसाइज का गोल है साइबर सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना। आप समझ लीजिए कि ये एक मॉक ड्रिल की तरह है जहां रियल वर्ल्ड साइबर अटैक्स को सिमुलेट किया जाता है और उन्हें टैकल करने की बेस्ट प्रैक्टिसेस सिखाई जाती है। इस एक्सरसाइज का एक स्पेशल हिस्सा है CISO's कॉन्क्लेव। ये एक यूनिक प्लेटफॉर्म है जहां चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर यानी कि CISOs साइबर सिक्योरिटी ट्रेंड्स और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पर चर्चा करते हैं। ये डिस्कशन सिर्फ टेक्नोलॉजी पर नहीं बल्कि पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज पर भी फोकस करते हैं जो साइबर दुनिया को सिक्योर बनाते हैं। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, भारत एनसीएक्स सिर्फ डिफेंस पर्सनल के लिए नहीं है, यानी कि सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं है। ये एक्सरसाइज हर सेक्टर के लोगों के लिए है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के प्रोफेशनल्स हो या गवर्नमेंट सेक्टर के एक्सपर्ट्स हो। इसका मतलब है कि साइबर सिक्योरिटी हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस इनिशिएटिव में इंक्लूसिवनेस पर बहुत ध्यान दिया गया है। सो भारत एनसीएक्स 2024 सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं बल्कि एक वेकअप कॉल है कि आज के डिजिटल एरा में साइबर सिक्योरिटी हम सबकी जिम्मेदारी है। तो हम सबको अपना रोल जो है वो निभाना है और साइबर वर्ल्ड को सुरक्षित बनाना है। तो होपफुली ये टॉपिक आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आया होगा और ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर देने की कमेंट बॉक्स पर। अब देखो गाइस, एक मेंस का क्वेश्चन है आपके सामने और मुझे स्टूडेंट ने बोला था कि सर आप मेंस का क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया करो कि हमें कैसे लिखना है। तो देखो, सबसे पहली चीज तो इंट्रोडक्शन आपका जो है वो किस प्रकार से होना चाहिए। जैसे कि आपका जो टॉपिक है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन इंडिया साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क विद भारत एनसीएक्स 2024, ये केस स्टडी के तौर पर। तो जैसे इंडिया जो है आपको पता है कि बीइंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमीज, राइट, तो ये बहुत सारी साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस कर रही है और यहां पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये पार्टनरशिप एफिशिएंट है और कैसे हम साइबर डिफेंस को और स्ट्रांग बना सकते हैं, राइट। तो इसमें जो है वो आपको स्टार्टिंग में साइबर सिक्योरिटी की डेफिनेशन आप मेंशन कर दो, भारत नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस 2-3 लाइन में जो है वो आप मेंशन कर दो और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको 2-1 लाइन में बना दो। यानी कि आपका इंट्रोडक्शन मुश्किल से 4-5 लाइन का होना चाहिए, बस जितनी चीज मैंने आपको बताई है उस हिसाब से। फिर आप क्या करो, मेन बॉडी पे आ जाओ। तो बॉडी पे आप पहला पॉइंट लिखो कि रोल क्या है भाई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। तो उसमें आप डालो रिसोर्स शेयरिंग। पब्लिक इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करो कि प्राइवेट कंपनीज जो है वो ये एडवांस टेक्नोलॉजीज और एक्सपर्टीज प्रोवाइड कराती हैं जो गवर्नमेंट के पास नहीं होती। फॉर एग्जांपल AI ड्रिवन थ्रेट डिटेक्शन टूल्स जो प्राइवेट फर्म्स प्रोवाइड कराती हैं कि भाई कुछ कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो कि खतरे को जो है पहले से वो करते हैं। जैसे आज की डेट में हो गया गूगल में आप पासवर्ड वगैरह डालते तो कुछ समय पहले मतलब कुछ समय बाद गूगल जो है वो खुद ब खुद आपको बता देता है कि भाई ये पासवर्ड आपका बहुत सिंपल है, इसको थोड़ा डिफिकल्ट बनाओ। और या फिर ये भी आजकल तो एप्पल में ये भी आने लगा iOS में, अब एंड्रॉइड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है डोंट नो। iOS में जो है वो ये चीज़ आती है कि आपको जो है बता देता है वो कि हमारे पास एक रिकॉर्ड आया है जिसमें आपका पासवर्ड और आपका यूजर नेम जो है वो रिवील हो गया है। बात समझ रहे हो। तो एक इस प्रकार से पॉइंट लिख सकते हो रिसोर्स शेयरिंग का, राइट, कि प्राइवेट कंपनीज जो है वो इन्वॉल्व हो। दूसरा लिख सकते हो कैपेसिटी बिल्डिंग का, इनिशिएटिव्स डाल सकते हो। जैसे भारत एनसीएक्स 2024 फोकस कर रहा है ट्रेडिंग में कोऑर्डिनेशन के ऊपर इंटरनेशनल लेवल पे और सभी के साथ, राइट, जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का कोलैबोरेट करेगा। साइबर डिफेंस स्ट्रेटजीज को प्रैक्टिस कर रहा है। फिर इनहैंस इनोवेशन डाल सकते हो कि रिसर्च जो है वो हमें इस फील्ड में और जो है वो करनी है। फिर इसके अलावा आप भारत एनसीएक्स 2024 की केस स्टडी जो है वो डाल सकते हो, मेंशन कर सकते हो कि इसमें 100 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टिसिपेट किया इंक्लूडिंग गवर्नमेंट बॉडीज, प्राइवेट फर्म्स, राइट। ये रियल वर्ल्ड साइबर अटैक्स में सिमुलेटेड ट्रेनिंग देता है कि मतलब किस प्रकार से साइबर अटैक्स होते हैं, तो उसकी उसी की तरह ही एक ट्रेनिंग दे रहा है। तो इससे और बेस्ट एक्सपर्ट्स जो है वो निकल कर आएंगे जो साइबर अटैक्स को, साइबर थ्रेट को ईजिली टैकल कर सके। उनकी ट्रेनिंग हो रही है ना। फिर इसमें आप मेंशन कर सकते हो कि
बैंकिंग, एनर्जी, हेल्थ केयर, ऐसे काफ़ी सारे सेक्टर्स को जो है वो सपोर्ट मिलेगा। तो ये परफेक्ट एग्जांपल है पब्लिक प्राइवेट कोऑर्डिनेशन साइबर सिक्योरिटी का। फिर साइबर सिक्योरिटी के चैलेंजेस जो है वो आप डाल सकते हो पीपीपी के अंदर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर। एक तो ट्रस्ट की कमी होती है, गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज के बीच में ट्रस्ट काफ़ी कम होता है, स्पेशली जब डेटा शेयरिंग की बात हो। फिर इंडिया में अभी तक ऐसा कोई कॉम्प्रिहेंसिव साइबर सिक्योरिटी कानून भी नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम है। हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है, ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर आप डाल दो कि क्या किया जाए इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए, तो पॉलिसी नहीं है तो भाई पॉलिसी बनाओ, राइट। और भी लोगों को शामिल करो, प्रॉपर ट्रेनिंग और वर्कशॉप जो है वो लेकर आओ। साइबर सिक्योरिटी के लिए एक अलग फंड रखोगे कि बिना पैसे से कुछ पॉसिबल नहीं है। फंड होगा तो फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज एस्टैब्लिश होंगी, वो मेंशन करो। फिर ये मेंशन करो कि इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को जो है हमें अडॉप्ट करना है और कोलैबोरेशन करना है, बातचीत करनी है अलग अलग कंट्रीज के साथ। इतना आपने लिख दिया, मोर देन सफिशिएंट। फिर आप आ जाओ कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन में इस प्रकार से लिखोगी, भारत एनसीएक्स 2024 जैसी एक्सरसाइज दिखाती है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन कर सकती हैं, लेकिन कुछ गैप्स हैं, उनको फुलफिल करना पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए इंडिया को एक हॉलिस्टिक, इंक्लूसिव और फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रोच अडॉप्ट करनी पड़ेगी। तो ये ऐसे इस तरीके से जो है आप कंक्लूड जो है वो कर दो, बस दैट्स इट। इसमें क्या डिफिकल्टी है भाई? तो मेंस के क्वेश्चन जो है वो बड़े इजी होते हैं, बट यू हैव टू बेसिकली फॉलो द पैटर्न कि किस तरीके से लिखना है, दैट्स इट। तो ये था गाइस ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज़ अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। अब मिलूंगा मैं आपसे कल के लेक्चर में। लाइक और शेयर ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना अगर पूरी चीज़ आपको अच्छी लग रही है। तो कोई किसी चीज़ की कमी है तो भी बताओ, तो उसको हम इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।